साथियों नमस्ते, जय भीम, जय संविधान, जय भारत। मैं अभी गढ़वाल मंडल मुख्यालय पौड़ी में खड़ा हूं और मेरे ठीक सामने विगत 28 दिनों से प्रादेशिक शिल्पकार कल्याण समिति के तत्वाधान में एवं 90 वर्षीय बुजुर्ग हीरालाल टमटा जी के नेतृत्व में विगत 28 दिनों से बैटलॉट की भर्ती तत्काल प्रारंभ किए जाने की मांग के साथ 28 दिनों से धरना प्रदर्शन चल रहा है। लेकिन अभी तक सरकार के द्वारा कोई भी इस आंदोलन का संज्ञान न लेने के कारण समिति एवं अन्य आरक्षित वर्ग के लोगों में भारी रोष व्याप्त है, क्योंकि 28 दिनों का समय बीतने के बाद भी अभी तक सरकार के द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया गया। इसी संबंध में आज मंडल मुख्यालय पौड़ी में प्रादेशिक शिल्पकार कल्याण समिति एवं अन्य लोगों के द्वारा जो विगत 28 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, एक आवश्यक बैठक आयोजित की जा रही है और इस बैठक के बाद आंदोलन की आगे की रणनीति कैसी होगी, क्या आगे इस आंदोलन को किस तरह से बढ़ाया जाएगा, इस विषय पर तमाम लोग चर्चा कर रहे हैं। और एक बात जो स्पेशल देखने में आ रही है कि आरक्षित वर्गों के अंदर और आरक्षित वर्ग के लोगों के अंदर उत्तराखंड सरकार के खिलाफ भारी रोष व्याप्त है, क्योंकि 28 दिन बीतने के बाद भी सरकार के द्वारा कोई संज्ञान न लेने से ये सारा समाज आहत है और ये लगता है कि ये उत्तराखंड के आरक्षित वर्ग का अपमान है। सरकार ने कोई भी संज्ञान नहीं लिया, जबकि समिति के लोग लगातार जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन में ज्ञापन भेज रहे हैं। साथ ही अभी 23 जुलाई को एक विशाल रैली का आयोजन पौड़ी में किया गया था, जिसमें प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से लोगों ने आकर बैटलॉट के मुद्दे पर अपनी आवाज़ बुलंद की, लेकिन सरकार की तरफ से कोई संज्ञान न लेने से ये समाज आहत है। तो इसलिए आज एक आवश्यक बैठक यहाँ पर आयोजित की गई है धरना स्थल पर ही, और जल्दी ही कोई निर्णय लिया जाएगा कि इस आंदोलन को आगे किस दिशा में बढ़ाया जाएगा। तो मैं मंडल मुख्यालय पौड़ी से आपके सामने सभी समाचार देता रहूँगा। आप देखिए अभी हमारे साथ वयोवृद्ध हीरालाल टमटा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो हम उनसे भी जानेंगे कि क्या यहाँ पे हो रहा है और 28 दिनों से क्या हुआ है और अब आगे क्या रणनीति रहने वाली है। तो इसे पकड़ लीजिए। हाँ, टमटा जी, कैसे इस आंदोलन को आपने अभी तक 28 दिनों तक बढ़ाया और आगे क्या रणनीति हो सकती है? ये ऐसा है कि 28 दिनों तक हम लोग 9 जुलाई से और आज 28 दिन तक यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं। 23 तारीख को हमने सरकार को, न शासन ने और न सरकार ने किसी ने भी हमारे आंदोलन का संज्ञान नहीं लिया, जिस कारण से क्षुब्ध होकर आज की ये बैठक में एक निर्णय लिया गया कि इस आंदोलन को राज्यव्यापी बनाने के लिए सभी संगठनों के साथ मिलकर के गांव-गांव तक इस अभियान को चलाया जाए, जनमत तैयार किया जाए और सरकार को आगे इस दिशा के लिए जो उन्होंने हमारा संज्ञान नहीं लिया है, तो उसके लिए सरकार को अगले 2022 के इलेक्शन में चेताने के लिए, उनको जवाब देने के लिए एक जन जन तक ये अभियान चलाया जाए और उनको जागृत किया जाए कि भाई ये सरकार ने हमको, बीजेपी की सरकार ने हमारे साथ न्याय नहीं किया है, हमारे साथ अन्याय किया है। तो इसलिए इनको सबक सिखाने के लिए आप सोचें और इनको वोट न दे करके अपने जो स्वतंत्र उम्मीदवार होंगे, जो इस समाज की परवाह करते होंगे, उनको वोट दें और उनको जिता करके विधानसभा में भेजें, जो हमारे समाज की बात कर सके। ये मेरा कहना है और यही आज निर्णय भी लिया गया है कि
वो जन जन तक ये अभियान को चलाया जाएगा। और यहाँ पर आज आप ये संकल्प ले रहे हैं कि इस अभियान के तहत हम ये काम है कि 28 दिनों से चलने वाले इस आंदोलन को आरक्षित वर्ग के द्वारा जो ये आंदोलन चलाया जा रहा है मंडल मुख्यालय पौड़ी में, समझा जाता है कि कांग्रेस को बढ़ाने वाले, कांग्रेस को जिताने वाले, इतने सालों तक सत्ता में पहुंचाने वाला ये मुख्य रूप से ये आरक्षित वर्ग ही रहा है। लेकिन आज कांग्रेस भी इस विषय में बोलने को तैयार नहीं है। तो इसको आप किस तरह से ले रहे हैं? इसके संबंध में मुझे ये कहना है कि जब तक तो इनको हमारे आरक्षित वर्ग की वोटों का ज़रूरत पड़ी तो तब तक तो ये हमारे वोटों को कैश करते रहे और हमको बेवकूफ़ बनाते रहे। लेकिन अब इनकी मनमानी नहीं चलेगी। आज दलित समाज जाग गया है, समझता है, अपने भले बुरे को समझता है। इसलिए ये भाजपा हो या कांग्रेस हो, किसी की भी सरकार आए, ये दलित वर्ग के फेवर में नहीं है। और इनको सत्ता से बाहर करने के लिए हमको काम करना पड़ेगा, ये इनको सबक सिखाना पड़ेगा। और 22 के इलेक्शन में हम ये कोशिश करेंगे कि इनको सबक सिखाया जाए। मान्यवर, विगत 28 दिनों से आप 90 वर्ष की उम्र होने के बाद भी आरक्षित वर्ग की मांगों को लेकर बाबा साहब अम्बेडकर मूर्ति स्थल पर धरने पे बैठे हैं, आपके सहयोगी आपके साथ बैठे हैं। तो क्या ये आपको ऐसा नहीं लगता कि उत्तराखंड में आरक्षित वर्ग की सुनने वाला कोई भी नहीं बचा है? तो किस तरह से उत्तराखंड का आरक्षित वर्ग की आगे क्या भूमिका रहेगी, किस तरह से राजनीतिक भूमिका बनेगी, किस तरह से सामाजिक भूमिका बनेगी? जबकि कहा जाता है कि उत्तराखंड का असली मूल निवासी यहाँ का शिल्पकार वर्ग है। तो इस विषय पर आप अपनी बात। वास्तव रूप में यहाँ का मूल निवासी वो, ये इनके मानने न मानने से कुछ नहीं होता, लेकिन मूल निवासी जो है यहाँ का आरक्षित वर्ग का शिल्पकार समाज है। और शिल्पकार समाज, ये जो पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां हैं, इनके छलावे को सब समझ गया है। और इनको जवाब देने के लिए हमको ऐसा नेतृत्व तैयार करना पड़ेगा, ऐसे स्वतंत्र प्रत्याशी तैयार करने पड़ेंगे जो विधानसभा में जीत करके जाएं और केवल इस समाज की बात करें। बाबा साहब ने कहा था कि जो आरक्षित सीटें हैं वो आरक्षित वर्ग के बात करेंगी, उनके भले बुरे का ध्यान रखेंगी। लेकिन ये जो आज आरक्षित वर्ग के विधानसभाओं में और संसद में जा रहे हैं, ये केवल पार्टी के पिठलग्गू बन के रह चुके हैं और उनकी बात कह रहे हैं, समाज की बात नहीं करते हैं। इसलिए मेरा मानना ये है कि इनको बहिष्कार करके और हमको अपना स्वतंत्र प्रत्याशी जो समाज की बात सुने, जो समाज के लिए जागरूक हो, उसको चुन करके विधानसभा और लोकसभा में भेजना चाहिए। इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। मान्यवर, वर्तमान में आरक्षण की बात करें और आरक्षित सीटों की बात करें तो प्रदेश की 70 में से 13 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, जबकि 2 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। और वर्तमान विधानसभा को हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी के पास अनुसूचित जाति के 11 विधायक विधानसभा में हैं और कांग्रेस के पास 2 विधायक हैं। तो क्या इन 13 विधायकों का आपके साथ, आपके इस आंदोलन के साथ कोई संपर्क हुआ, कोई आश्वासन आपको इन आरक्षित वर्ग के विधायकों से मिला, या कुछ ऐसा संदेश कि वो इस आंदोलन में क्या सोचते हैं? इन विधायकों का हमने कई बार इनको चेतावनी दी, लेकिन इसके बावजूद भी किसी विधायक ने, न मंत्री ने हमसे संपर्क किया, न समाज की पीड़ा को समझते हुए पौड़ी में चल रहे आंदोलन की कोई बात की, न कोई मैसेज भेजा। और उनका तो यहाँ तक कहना है, जैसे हमारे पौड़ी के आरक्षित विधायक हैं, तो जो सा उसमें सोशल मीडिया में चला था, उनका ये कहना है कि भाई हम तो आरक्षण के फेवर में नहीं हैं और हमारी पार्टी यदि इसके संबंध में, इसको समाप्त करने के संबंध में कोई विधेयक या कोई नीति बनाती है तो मैं पहला व्यक्ति होऊंगा जो उसमें दस्तखत करूंगा। तो ऐसे विधायकों को
हमको बहिष्कार करना है और इनको मुंह की खानी पड़ेगी। ये मेरा ऐसा विश्वास है, अगले चुनाव में इनको इसका जवाब मिल जाएगा। अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के सामने उत्तराखंड बनने के 20 वर्षों के बाद उनकी स्थिति ऐसी पहुंच चुकी है कि 28 दिनों तक मंडल मुख्यालय में धरना प्रदर्शन करने के बाद भी उनकी कहीं सुनवाई नहीं होती है, उनको शासन नहीं पूछता, प्रशासन नहीं पूछता। तो क्या इस तरह से उत्तराखंड का आरक्षित वर्ग आने वाले समय में किस तरह से राजनीतिक जमीन अपनी तैयार करेगा? हमें अपना रास्ता अब अपने आप ढूंढना पड़ेगा और वो भी तब होगा जब जनता को हम जागरूक करेंगे, जनता अपने भले बुरे को समझेगी, अपने मुद्दों को समझेगी। अब आप देखिएगा कि आज जिस व्यक्ति के पास जहाँ पे जो मकान है वो मकान की भूमि भी उसके नाम पे नहीं है। जब कोई सरकार को उस ज़मीन की ज़रूरत पड़ती है तो सरकार उसको ज़बरदस्ती उसके मकान को ढा देती है। उसको ना तो कंपनसेशन मिलता है, ना कोई सहायता मिलती है। तो ऐसी सरकार को क्या करना है? हमारा मुद्दा प्रादेशिक शिल्पकार कल्याण समिति ने ये मुद्दा उठाया था कि भाई भूमिहीनों को पहले भूमि दीजिएगा, उसके बाद भू कानून को बनाने की बात करिएगा। आप जो लोग बाहर बस गए हैं उनकी भूमि को बचाने के लिए ये सरकार प्रयास कर रही है कि वो भूमि उनके नाम पर रहे, जबकि उसको कास्ट हमारे अनुसूचित जाति के लोग, गरीब लोग कर रहे हैं, भूमिहीन लोग कर रहे हैं। लेकिन हमारी बात को न सुन करके, अनसुना करके सरकार उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। तो ऐसे उसमें हमको चारों तरफ से जनता को ये समझाना पड़ेगा, जनता को जागरूक करना पड़ेगा और जनता इनका जवाब देगी। वो मैं बार बार कह रहा हूँ कि जनता को 2022 के चुनाव में इन सबको, ये जो हमको आरक्षित वर्ग को छलने वाली पार्टियां हैं, इनको सबक सिखाना होगा। ये मेरा मानना है और इसी पे हम काम भी करेंगे। आपको उत्तराखंड और देश प्रदेश के लोग इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं। पूर्व न्यायाधीश कांता प्रसाद जी ने एक सवाल आपके लिए भेजा है, एक सुझाव उनकी तरफ से आया है कि इनकमिंग इलेक्शन ऑफ 2022 बोथ बीजेपी एंड कांग्रेस हैज टू बी डिफेटेड इन इंडिपेंडेंट शेड्यूल कास्ट लीडरशिप हैज टू बी डेवलप। मतलब कि उनका कहना यह है कि आरक्षित वर्ग को अनुसूचित जाति में लीडरशिप पैदा करनी पड़ेगी, तब जाकर उनकी सुनवाई कहीं पे होगी। ये अभी अभी कांता प्रसाद जी ने एक संदेश इस लाइव वीडियो के माध्यम से दिया है। दूसरा, देखा जाता है कि अनुसूचित जाति आरक्षित वर्गों के जो भी आंदोलन होते हैं, कहीं ना कहीं आर्थिक अभाव के कारण भी ये आंदोलन कमजोर पड़ते हैं। तो क्या आप अपने समाज के अनुसूचित जाति, जनजाति समाज के जो लोग राजकीय सेवाओं में सेवाएं दे रहे हैं, जो आरक्षण की बदौलत जिनको नौकरियां प्राप्त हुई है, ऐसे कर्मचारियों के लिए आपका क्या संदेश रहेगा? आप क्या मांग करेंगे अपने समाज के कर्मचारी वर्ग से? देखिए, मैंने कई बार हाथ जोड़ के विनम्र अपील जारी की है और सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, सेवानिवृत्त कर्मचारी, अधिकारी जितने हैं उनसे निवेदन किया है कि भाई आपके पास अब टाइम है और आप आ सकते हैं आंदोलन में, तो वो आंदोलन में नहीं आए। तो मैंने ये अपील में निवेदन किया था कि आप आर्थिक रूप से तो इस आंदोलन को आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन उनकी भूमिका अभी तक ना के बराबर है और उनको समझाने का हम प्रयास करेंगे। उनसे मेरी ये आज भी अपील है, आपके माध्यम से मैं उनसे ये अपील करना चाहता हूँ कि भाई, तुम्हारे बच्चे भी हैं, तुम्हारी अगली संतानें भी होंगी। यदि आज तुम्हारे अधिकार सब छीन लिए गए तो फिर वही शंकराचार्य जी वाला कानून आप पे लागू होगा। तो जिस समाज को बाबा साहब यहाँ तक लाए हैं, बाबा साहब ने आपको जीने की राह दिखाई है, अमृत का घड़ा आपके पास रखा है कि आपने उस अमृत की बूंदों को पी करके और अपने समाज को, अपने परिवार को, अपने ठाट बाट को बनाया है। तो उस आंदोलन को करने के लिए आप आर्थिक सहयोग तो कर सकते हैं। तो आर्थिक सहयोग के लिए मेरी अपील आपसे ये है, आप यदि सामने नहीं आ रहे हैं तो तन मन नहीं दे सकते हैं तो धन तो दे सकते हैं आपको। आज बाबा साहब की कृपा से आपको
70,000 75,000 रुपये पेंशन मिल रही है और 1 लाख 1.25 लाख 80,000 90,000 रुपया तनख्वाह मिल रही है। जब मैं 1956 में नौकरी पे लगा था तो मुझे केवल 85 रुपये मिलते थे और मेरे परिवार में 5 सदस्य थे जिनका भरण पोषण मैंने उस समय किया है। तो आज तो आपको उसी पद पे रहते हुए और आपको 50,000 60,000 रुपया तनख्वाह मिल रही है, तो भाई समाज के लिए, समाज के हित के लिए आप आगे आकर के और कुछ योगदान कीजिएगा, ये मेरा आपसे निवेदन है। धन्यवाद टमटा जी। और हमारे साथ अल्मोड़ा से हाँ, एडवोकेट डॉक्टर प्रमोद कुमार जी भी आज धरना स्थल पर पहुंचे हैं। हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि आपने देखिए इस आंदोलन की पृष्ठभूमि में देखें तो सबसे पहले जब इस बैकलॉग के विषय पे नैनीताल उधम सिंह नगर के सांसद अजय भट्ट जी द्वारा एक निराशाजनक बयान दिया गया था कि ये बैकलॉग को बंद किया जाएगा, तो सबसे पहले जो आवाज उठाई वो आपके द्वारा अल्मोड़ा से उठाई गई थी। तो आप आज मंडल मुख्यालय पौड़ी में आए हैं इस आंदोलन को समर्थन देने। आप हीरालाल टमटा जी और प्रादेशिक शिल्पकार कल्याण समिति को आप समर्थन देने आए, तो आप किस विषय को लेकर और क्या आज आपने यहाँ पे आके महसूस किया? देखिए विकास जी, धन्यवाद। जैसा कि हम आज यहाँ पर अल्मोड़ा से पहुँचे, अपने शैल शिल्पी विकास संगठन के साथियों के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं कोटद्वार से, तो हम लोग यहाँ पर पूरे समाज की ओर से, पूरा पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक की ओर से भी माननीय जो हीरालाल टमटा जी हमारे वयोवृद्ध सामाजिक कार्यकर्ता जो प्रादेशिक शिल्पकार कल्याण समिति के अध्यक्ष हैं, उनका हम धन्यवाद करने आए हैं कि जो विषय पीपल्स पार्टी ने अल्मोड़ा से 29 जून से जिस मुद्दे को लेकर लड़ाई स्टार्ट की थी, 8 जून तक हम लोगों ने जो धरना दिया था, उसके बाद हमें तमाम राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में जाना था अन्य कारणों से, कि हम लोगों ने इसे कहा था कि हम इसे राज्यव्यापी बनाएंगे। हमारी उस बात को यहाँ पर समिति की ओर से हीरालाल टमटा जी ने पूरा सिद्ध करके 9 जुलाई से यहाँ पर बैठ गए और 9 जुलाई से आज तक वो लगातार बैठे हैं और बहुत बड़ा एक रैली भी 23 जुलाई को निकाली गई, जिससे निश्चित रूप से समाज में इन मुद्दों को, हालांकि हमें सरकार से बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है, क्योंकि सरकार अगर इन वर्गों को न्याय देने के प्रति थोड़ा सा भी ईमानदार होती तो ये स्थिति नहीं आती। सरकार चाहे ये हो या दूसरी सरकारें हों, जो भी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने 20 वर्षों से शासन किया है, वो दोनों इन वर्गों के प्रति बिल्कुल उदासीन है और उनका रवैया नकारात्मक है, तो उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीद करना व्यर्थ है। लेकिन फिर भी यहाँ पर ये 28 दिनों से ये आंदोलन जारी था, इसलिए हम टमटा जी को धन्यवाद करने आए, प्रादेशिक शिल्पकार कल्याण समिति के सभी पदाधिकारियों को धन्यवाद करने आए कि आपने इस लड़ाई को, मुहिम को आगे बढ़ाया। और आज हम लोगों ने उनसे एक प्रार्थना भी की है कि आप इस उम्र में इतने दिनों से इसको वो कर रहे हैं, तो अब आप इस आंदोलन को यहाँ पर मुख्यालय से स्थगित कर दिए और हम लोग अब सब लोग मिलकर इसको पूरे राज्य में ले जाएंगे, इसको गांव-गांव तक ले जाएंगे और आने वाले 2022 के चुनाव में हम ये जनता को बताएंगे, ये इस उत्तराखंड के मूल निवासी समाज को बताएंगे कि ये सरकार आपके हितों के प्रति कितनी वचनबद्ध है, कि 28 दिन यहाँ और 10 दिन अल्मोड़ा में आंदोलन चलने के बाद जो आंदोलन 38 दिनों तक चला, इतनी बड़ी इसमें रैली हुई, प्रदर्शन हुआ, लेकिन सरकार ने एक दिन भी, न शासन प्रशासन का कोई नुमाइंदा नहीं आया इस आंदोलन की सुध लेने। तो उससे पता चल जाता है कि इन सरकारों के और इस सरकार के खासकर मन में यहाँ के मूल निवासियों का कितना सम्मान है। तो हमने यही आज आंदोलन किया, इस आंदोलन को यहाँ पर से हम इसे अब राज्यव्यापी बनाएंगे, ये माननीय हीरालाल टमटा जी और प्रादेशिक शिल्पकार कल्याण विकास समिति के से हमने अनुरोध किया है, तो उसके तहत ये निर्णय यहाँ पर लिया जा रहा है। इसी को लेकर हम लोग आज यहाँ पे पहुँचे हुए। देखिए, कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का एक नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। क्या ये नारा 28 दिनों से चले हुए आ रहे इस आंदोलन पे कहीं सेट बैठता है? क्या वास्तव में ये नारा सरकार जनता को भ्रमित करने के लिए देती है, या इस नारे के पीछे भारतीय जनता पार्टी की एक अच्छी नीयत भी होती है? आप इस नारे को किस तरह से लेते हैं? देखिए, ये क्या है कि एक कहावत है कि हाथी के खाने के दांत और होते हैं, दिखाने के और होते हैं। ये सीधे सीधे यही है कि इन लोगों की ये कहने वाली बात है, ये केवल इन वर्गों को बेवकूफ़ बनाने के लिए इस देश का जो मूल निवासी समाज है, जो शोषित है, पिछड़ा है, दबा कुचला है,
उसे केवल मूर्ख बनाने के लिए लोग सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं, जबकि वास्तव में ये इन लोगों का ऐसा कोई एजेंडा नहीं है। इनका मूल एजेंडा है, ये मनुवादी भारत बनाना चाहते हैं, ये ऊंच नीच पर आधारित भारत बनाना चाहते हैं, ये जातिवादी व्यवस्था पर आधारित भारत बनाना चाहते हैं, जिसमें कुछ जातियों का पोषण होता है और बाकियों का शोषण होता है। तो ऐसा भारत का निर्माण करने की चाह रखने वाले जो लोग हैं वो उनसे ये उम्मीद करना व्यर्थ है। ये केवल इनका कथनी और करनी में फ़र्क है। ये केवल उनका वोट हथियाने के लिए ये सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। डॉक्टर साहब, ये आंदोलन मुख्य रूप से जो इसका बुनियादी इस आंदोलन में जुड़ा है वो युवाओं को नौकरी देना, बैकलॉट के माध्यम से ये जो मुख्य मांग है, ये बेरोजगार युवक युवतियां हैं उनके समर्थन में ये धरना प्रदर्शन 28 दिनों से चल रहा है। लेकिन देखा जा रहा है कि इन्हीं नौजवान, इन्हीं युवा पढ़े लिखे लोगों की इस आंदोलन की तरफ उतना ध्यान नहीं है या इतना इसको गंभीरता से नहीं ले रहे। तो आप आरक्षित वर्ग के नौजवानों को कोई एक संदेश बहुत कम शब्दों में देना चाहेंगे तो क्या आप उनसे कहेंगे? दूसरा, आप आरक्षित वर्ग के कर्मचारी वर्ग को जो संदेश देना चाहते हैं कि किस तरह से इन आंदोलनों के को इस तरह से लड़ा जाए कि ये एक अच्छे मुकाम तक पहुंच सके। देखिए, जहाँ तक युवाओं की बात है, युवा साथियों से हम कहना चाहते हैं कि ये बड़े अफसोस की बात है कि एक 90 वर्षीय वृद्ध बुजुर्ग व्यक्ति यहाँ पर आपके हितों के लिए बैठे हैं और आपको अभी तक उसका कोई संज्ञान नहीं है। अभी तक सारे युवाओं को सड़कों पर आ जाना चाहिए था, लेकिन अब ये कहीं ना कहीं इन सरकारों ने युवा को एक ऐसा गर्त में धकेल दिया है कि युवा दिग्भ्रमित हो गया। युवा के समझ में कुछ नहीं आ रहा। हम बहुत ज़्यादा कहना नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी हम युवाओं का आह्वान करना चाहते हैं कि वो अभी भी इस आंदोलन को अभी पूरे राज्य में ले जाएं और 2022 में इनको सबक सिखाएं कि इन्होंने किस तरीके से आपके इतने बड़े एक हक पर डाका डालने की कोशिश करी थी। एक भी आपका वोट, आपका समर्थन इन ऐसे दलों के पक्ष में नहीं जाना चाहिए। युवाओं से हम ये कहना चाहते हैं और आप अपने लोकतांत्रिक तरीके से जो इस देश में समता, बंधुता और न्याय पर काम करने वाले लोग हैं उनके साथ खड़े होइए। और हम तो पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक की ओर से भी अनुरोध करते हैं कि आप आइए, यहाँ पर युवाओं की भागीदारी हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं, उसमें आके इसको मिलकर बनाते हैं। और दूसरा, जहाँ तक कर्मचारियों की बात है, कर्मचारी वर्ग से भी हम ये बात करते हैं कि देखिए, अभी ये नौकरियां हैं, ये सरकारें आपकी नौकरियों को भी खा जाना चाह रही हैं। इन्हें भी आपके प्रमोशन के रास्ते ख़त्म कर दिए गए हैं, अब आपकी नियुक्ति के भी रास्ते बंद किए जा रहे हैं। तो ये मत समझिए कि अगर आप नहीं लड़ेंगे तो आपके आने वाली पीढ़ियों के लिए ये नौकरी भी बची नहीं रहेगी। तो इसलिए आइए, इसमें अपनी ओर से जितना हो पाता है, आप फिजिकली सहयोग नहीं भी दे सकते हैं, अपने परिवार के सदस्यों को भेजिए, आर्थिक सहयोग दीजिए। नहीं तो इस देश में सामाजिक न्याय की लड़ाई बड़ी पिछड़ती जा रही है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ। इसके अलावा आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस मुद्दे पर इतना ध्यान दिया। धन्यवाद। हमारे साथ उत्तराखंड के लोक कलाकार भक्ति झा जी भी हैं हमारे साथ में, और लगातार 28 दिनों से आप आंदोलन में जुड़े हुए हैं और प्रदेश के बहुत बेहतरीन लोक कलाकार आप हैं और प्रादेशिक शिल्पकार कल्याण समिति में लगातार हर काम, हर नेतृत्व के लिए आप हमेशा तत्पर रहते हैं। तो भट्टी शाह जी, 28 दिन तक हो गए इस आंदोलन को पौड़ी मंडल मुख्यालय में चलते हुए, सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया, कोई प्रशासन इसकी खबर नहीं ले रहा है। तो क्या, किस तरह से देखते हैं, क्या सरकार के इस रुख के बारे में आपका क्या नज़रिया है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो 28 दिन तक हमारा जो धरना जारी रहा, उसमें सरकार हो या हमारे जो प्रतिनिधि हैं, उन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया है। और अब हम इस तरफ जा रहे हैं कि जो अभी भी अब इसके बाद हम गांव-गांव जाकर जो हमारी नई पीढ़ी है, भावी पीढ़ी है, उसको और जगाने की कोशिश करेंगे। जो लोग घरों में बैठे हुए हैं, हमारे नौजवान साथी, उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि वो आगे आएँ, ताकि हमारी और जो ये जितनी भी मांगे हैं वो पूर्ण हो सके। और उसके लिए मैं सभी से निवेदन करता हूं कि जहां तक मेरी आवाज़ जा रही है, आप लोग इस पीड़ा को, अपनी अधिकारों की लड़ाई को लड़ने के लिए हमारे साथ आइए। तो आप लोगों ने सुना कि अब आरक्षित वर्ग बर्दाश्त नहीं करेगा। 2022 में ये वर्ग तैयार है सरकार को बताने के लिए, चेताने के लिए कि आप जब इस वर्ग की सुनवाई नहीं करते, आरक्षित वर्ग को आप कुछ समझते नहीं, तो ये वर्ग, ये समाज 2022 में जरूर अपना जवाब देगा। धन्यवाद। तो मैं पुनः आपके साथ फिर फेसबुक लाइव के माध्यम से जुड़ूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान।